नमस्कार। आज के सत्र में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। यह जो वर्ड है या यह शब्दावली है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो जब भी हम लोग असेसमेंट वर्ड का प्रयोग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो उसके तीन रूप हो जाते हैं, तीन आशय हो जाते हैं और जिसे हम लोग जानते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग को अधिगम हेतु आकलन भी हम लोग कह सकते हैं और इसकी जो मूल बात है उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अधिगम की घटना हो सके, या इसे और अच्छे से कहें प्रभावी अधिगम हो सके, अधिगम में छात्रों की सहायता पहुंचाई जा सके, सीखने में आ रही बाधा को दूर किया जा सके, छात्र और बेहतर सीख सकें, छात्र अपनी क्षमता का अधिकतम प्रयोग एवं विकास कर सकें। इस हेतु किया जाने वाला आकलन ही अधिगम के लिए आकलन है। अर्थात ऐसा आकलन जिसके द्वारा छात्र और बेहतर तरीके से सीख सकें और उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें, तो ऐसे आकलन को अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह अनिवार्यता अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक एवं छात्र चल रही गतिविधियों की सूचना का प्रयोग अधिगम में सुधार के लिए करते हैं। अधिगम के लिए आकलन में छात्र सदा ही प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं। यह अध्यापन के साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है जिसका प्रयोग अधिगम को बेहतर करने के लिए किया जाता है। इस हेतु अध्यापक आवश्यक कदम उठाता है या अपने शिक्षण में बदलाव करता है। तो यह एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के कंसेप्ट से संबंधित है और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही है कि जिससे अधिगम में सुधार किया जा सके। लेकिन यहाँ पर खास बात है कि यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में छात्र का सक्रिय होना आवश्यक होता है। मतलब ऐसे आकलन में छात्र सक्रिय होकर के ही सहयोग करते हैं, तभी आकलन होता है। और जब अध्यापन की प्रक्रिया हो रही है, अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, उसी दौरान यह आकलन होता है। अलग होकर हट करके जो आकलन होता है वह यहाँ प्रमुख नहीं है। अधिगम के लिए आकलन का वर्णन रचनावादी अधिगम के संदर्भ में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि पुरानी जो परंपरा है या पुराने जो अधिगम का संदर्भ है वह व्यवहारवादी है, वह बिहेवियरिस्टिक है। लेकिन अधिगम के लिए आकलन का जो प्रयोग है यह रचनावादी अधिगम है, यह कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है और इसमें छात्र कैसे सीखते हैं, वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं तथा अधिगमकर्ता को सीखने में कैसे सहायता की जा सकती है, ऐसी बातों को समझने के उद्देश्य से आकलन किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन अधिगम के उत्पाद के बजाय अधिगम की प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। अर्थात ऐसा आकलन जो प्रोडक्ट है, जो लर्निंग अचीवमेंट है, उस पर ज्यादा बल नहीं देता, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि अधिगम कैसा हो रहा है, जो लर्निंग प्रोसेस है वह कैसा है, इस पर अधिक बल देता है और उसमें क्या किया जा सकता है इस पर फोकस होता है। अधिगम के लिए आकलन का जो स्वरूप है इसको अगर हम लोग देखें तो अधिगम के लिए आकलन में अध्यापन, अधिगम व आकलन एक दूसरे को पुनर्बलित करते हैं। अर्थात अध्यापन अधिगम का कारण बनता है और अधिगम के होने से के साथ साथ अध्यापन में भी बदलाव होता है और इन दोनों के साथ संबंध है आकलन। अर्थात जब अध्यापन करना है तो आकलन भी उसके पहले, उस समय और उसके बाद जरूरी होता है और अधिगम जब हो रहा है तब भी यह जरूरी होता है। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे को पुनर्बलित करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों के अधिगम के तरीके की जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त अध्यापन व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है कि छात्र किस प्रकार से सीख रहे हैं, किन विधियों से सीख रहे हैं, तो इसकी जानकारी प्राप्त करके आवश्यक व्यूह रचना का प्रयोग शिक्षक करता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में जब आकलन भी समाविष्ट होता है, अर्थात अध्यापन अधिगम के साथ साथ आकलन की प्रक्रिया भी चलायमान होती है, तो यह धारणा अधिगम के लिए आकलन है। अर्थात टीचिंग लर्निंग में इंक्लूडेड है असेसमेंट,
उससे अलग नहीं है, उससे भिन्न नहीं है, उससे अभिन्न है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको अधिगम के लिए आकलन कह सकते हैं। तो जैसे टीचिंग चलती है, टीचिंग के साथ-साथ लर्निंग चलती है और इन दोनों के साथ-साथ असेसमेंट भी चलती है। और जब यह तीनों एक साथ चलते हैं तो वह ऐसे असेसमेंट को अधिगम के लिए आकलन कह सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक डोरी है और डोरी में 3 धागे हैं या 3 धागों का समूह है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक धागा टीचिंग है, एक धागा लर्निंग है और एक धागा असेसमेंट है। तो अध्यापन, अधिगम और आकलन यह तीनों एक साथ चलते हैं और तब डोरी बनती है। अगर अलग-अलग चले तो डोरी नहीं बनती है। तो इसी प्रकार से जो टीचिंग और लर्निंग है वह तभी ज़्यादा अच्छे होगी जब आकलन भी साथ-साथ चले। और जब ऐसे आकलन जो साथ-साथ चले उसको हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन कह सकते हैं। उसमें आकलन बाद में होगा ऐसा नहीं, उसी में समय साथ-साथ होता चला जाएगा। अधिगम को बेहतर करने के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि अधिगम की विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की स्थिति क्या है, जिसे वे सीखने जा रहे हैं। उस सीखने के संबंध में जो छात्र हैं उनका पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व अनुभव क्या है, उनकी मानसिक योग्यता क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, भाषा किस प्रकार की है। यह सभी चीजें जानने के बाद ही हम सही मायने में अध्यापन कर सकते हैं। इसलिए अध्यापन का प्रारंभ करें इसके पहले इन बातों का जानना जरूरी है और खास तौर पर कंस्ट्रक्टिविज्म के संदर्भ में तो बहुत जरूरी है। इसलिए प्रारंभिक या अध्यापन पूर्व आकलन की आवश्यकता होती है। प्री टीचिंग असेसमेंट हम करते हैं। जरूरी नहीं कि प्री टीचिंग असेसमेंट हम बहुत फॉर्मल वे में करें, लेकिन फिर भी यह आवश्यक होता है। छात्रों की क्या कठिनाइयां हैं सीखने में और क्या कठिनाइयां आ रही हैं, इसको जानने के लिए हमें निदान करने की आवश्यकता होती है, डायग्नोज करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमारा चलता रहता है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी चलते ही रहता है। पुनः अध्यापन एवं अधिगम के दौरान अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति एवं उनकी विशेषताओं को भी देखना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अध्यापन के पूर्व ही हमें प्री असेसमेंट करना होता है। प्री असेसमेंट करने से हम अधिगम को और बेहतर कर पाएंगे और अधिगम के दौरान उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सीखने में जो बाधाएं हैं, उसका हमें डायग्नोज भी करना होता है। और इसके साथ-साथ जब हम अध्यापन कर रहे हैं तो उनका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, उसकी भी हमें निगरानी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारणात्मक आकलन एवं रचनात्मक आकलन आ जाता है। ये साथ-साथ सभी चीजें चलती रहती हैं। अधिगम के लिए आकलन के संदर्भ में हम लोग कुछ प्रमुख बातें कह सकते हैं कि यह छात्रों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। जब टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनको कार्य करने के लिए कहते हैं, तो छात्र सक्रिय भागीदारी करते हैं और उसी भागीदारी के द्वारा आकलन संभव होता है। इसमें अध्यापक मुख्यतः सूचनादाता नहीं अपितु अधिगम के सुगमकर्ता, निर्देशक तथा सहायक होते हैं। वे इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं होते हैं। वह ज्ञान के प्रवाह के रूप में अध्यापक की भूमिका नहीं होती कि वो ज्ञान का प्रवाह करें, बल्कि उनको फैसिलिटेट करें, उनके सीखने को ईजी बना सकें, उनको गाइड कर सकें, इस भूमिका में होते हैं और छात्र सीखते हैं। इसमें छात्र कितना सीखा इसे उद्घाटित करने से अधिक ध्यान कैसे सीख रहा है इस पर होता है। अर्थात अमाउंट ऑफ लर्निंग अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, कितना सीखा यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह तो एट द एंड आएगा ही, लेकिन प्रोसेस कैसे चल रहा है और प्रोसेस में क्या किया जा सकता है इस पर ध्यान होता है। इसलिए इसमें उपलब्धि नहीं अपितु प्रगति की निगरानी होती है। इसमें अचीवमेंट या परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि जो प्रोग्रेस है, जो लक्ष्य है अध्यापन के, उस लक्ष्य की ओर और जो छात्र की प्रगति की संभावना है, उस प्रगति की संभावना की तरफ छात्र क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, इसकी निगरानी की जाती है। अधिगमकर्ता स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति कर रहा है, यह इस प्रकार के आकलन का संदर्भ है। अर्थात पूरे छात्रों के समूह में क्या हो रहा है वह तो अपने जगह है, लेकिन छात्र अपने ही संदर्भ में, अपने बैकग्राउंड से, अपनी पृष्ठभूमि में, अपनी जहां पर था वहां से आगे कैसे बढ़ रहा है और जो उसमें बढ़ने की क्षमता है उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है।
इसलिए प्रत्येक छात्र का आकलन का संदर्भ उसके निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके द्वारा अपनी क्षमता के अधिकतम विकास में छात्र की सहायता की जा सके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां छात्र की अगर हम सहायता करें तो वह उसकी जितना विकास हो सकता है, जिस सीमा तक हो सकता है, उस संदर्भ में हम आकलन करते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आकलन के परिणामों के आधार पर हम उसकी सहायता करते हैं, उसमें हम इंटरफेयर करते हैं, उसको गाइड करते हैं और इस तरह से करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो छात्रों की प्रगति का संदर्भ है वह किसी बाह्य संदर्भ उतना अधिक नहीं है, कोई जो क्राइटेरिया है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में कितना प्रगति कर रहा है। और चूंकि प्रत्येक छात्र अलग है, प्रत्येक छात्र की संभावनाएं भिन्न भिन्न है, प्रत्येक छात्र की सीमाएं भिन्न भिन्न है, उनका इंटेलिजेंस भिन्न है, इमोशनल इंटेलिजेंस भिन्न है, उनके मोटिवेशन भिन्न है, तो उनके सोशल जो बैकग्राउंड है वह भिन्न है। इसलिए हम एक ही डंडे से सबको हाँक नहीं सकते, लेकिन प्रत्येक छात्र की जो संभावना है उस तरफ हम उसका ध्यान दे सकते हैं और उसमें हम उसकी सहायता कर सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन में विविध प्रकार के तथा विभिन्न स्रोतों से सूचना या प्रदत्त प्राप्त किया जाता है, केवल परीक्षा या परीक्षण द्वारा नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम अमाउंट जानना होता है, जब अचीवमेंट जानना होता है, जब अधिगम का आकलन करते हैं, तो ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा एवं परीक्षण हो जाते हैं, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन हो जाते हैं। लेकिन अधिगम के लिए आकलन में जब हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, जिससे कि छात्र और अच्छे से सीख सकें, तो इसमें विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त किया जाता है, जैसे अवलोकन, वार्तालाप, ऑब्जर्वेशन, डायलॉग, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चनिंग, कक्ष कार्य, क्लास वर्क या इस तरह से जो चीजें होती हैं उसके द्वारा ही हम आकलन कर लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन में छात्रों को अविलंब एवं प्रभावी प्रतिपुष्टि एवं निर्देशन दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि आकलन आज किए और हम बाद में उसको प्रतिपुष्टि देंगे, बाद में हम फीडबैक देंगे। उसमें उसी समय छात्रों को प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसको फीडबैक दिया जाता है और आगे के लिए निर्देश भी उसमें होता है। यह प्रतिपुष्टि किस प्रकार की होती है? तो यह प्रतिपुष्टि या फीडबैक विवरण के रूप में प्रदान किया जाता है, ग्रेड के रूप में नहीं। ABCD ग्रेड या अंक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि डिस्क्राइब करके हम उसको देते हैं, डिस्क्रिप्शन में देते हैं, लैंग्वेज में देते हैं, साहित्य के रूप में हम कह सकते हैं कि देते हैं, एक वर्णन करते हैं और उस वर्णन के द्वारा उसको फीडबैक देते हैं, उसको ग्रेड या सिंबल के द्वारा नहीं देते हैं। इसमें अध्यापक एवं अध्येता दोनों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रतिपुष्टि एवं पृष्ठपोषण मिलता है। अर्थात इसमें केवल छात्रों को ही पृष्ठपोषण नहीं मिलता है, केवल छात्रों को फीडबैक नहीं मिलता है, बल्कि अध्यापक भी अपने लिए फीडबैक लेता है कि उसके जो प्रयास हैं, उसके जो रिसोर्सेस हैं, उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो टेक्निक्स हैं, वह कैसा काम कर रहा है, उसको और उन बच्चों को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा। इसमें छात्र के सबल पक्ष पर बल होता है, चुनौतियों की पहचान होती है, तदनुरूप पृष्ठपोषण देकर आगे के कार्य का सुझाव दिया जाता है, जिससे अधिगम में सुधार होता है। इस प्रकार के आकलन में यह साबित करने की कोशिश नहीं की जाती है कि आप नहीं जानते हैं या आप नहीं कर सकते हैं या आप नहीं सीख सकते हैं, बल्कि यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों का सबल पक्ष क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनके जो संभावनाएं हैं, स्ट्रेंथ है, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। और अगर चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसको हम ऑब्स्टेकल के रूप में नहीं बल्कि चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसकी पहचान करते हैं और इन चीजों को देख करके छात्रों को पुनर्प्रेरित करते हैं, उसको पृष्ठपोषण देते हैं, फीडबैक देते हैं और आगे सुझाव देकर के उनके अधिगम में सुधार किया जाता है। इसमें अध्यापक छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, उनके लर्निंग नीड्स क्या हैं, उनके लर्निंग में गैप क्या है, उसकी पहचान करते हैं और उसके भी समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसमें विद्यार्थियों को आपस में तुलना नहीं किया जाता, अपितु उनके कमजोर पक्ष एवं मजबूत पक्षों को देखा जाता है और तदनुरूप अध्यापन किया जाता है। इसमें एक दूसरे की तुलना करने के लिए नहीं कि देखो वह बच्चा कितना जल्दी सीख गया और तुम तो नहीं सीख पा रहे हो, तुम तो निकम्मे हो, ऐसा नहीं, बल्कि दूसरे से तुलना नहीं करके उसको अपने ही संदर्भ में देखना है और उसी में उसकी सहायता करनी है। और जो मजबूत पक्ष है उस पर विशेष बल देना है, चाहे वो मजबूत पक्ष नॉलेज का हो, मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमता हो, कॉग्निटिव एबिलिटी हो, इंटरेस्ट हो, अभिप्रेरणा हो, जिसे मोटिवेशन कहते हैं, तो उसी संदर्भ में उसको देखना है और उसी के अनुरूप उसको
पृष्ठपोषण देना है, उसमें सुधार करना है। आकलन से प्राप्त सूचना के आधार पर अध्यापक अपनी सामग्री या तैयारी का भी पुनरीक्षण करता है, फिर से रिव्यू करता है अपनी सामग्री का या अपनी तैयारी का। अध्यापक अपने अध्यापन को आकलन की सूचना के अनुरूप ढालते हैं, समायोजित करते हैं तथा अपने आव्यूह एवं युक्ति में आवश्यक परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि फीडबैक केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, बल्कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वे अपने लिए भी फीडबैक लेते हैं और उन फीडबैक के अनुरूप अपने टीचिंग को ढालते हैं। जो भी आकलन के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो भी आकलन के द्वारा हमें कुछ समझ विकसित हुई, उसके अनुरूप अपनी टीचिंग को ढालते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने टीचिंग को, और जो स्ट्रेटेजीज हैं या जो टैक्टिक्स हैं उसमें भी परिवर्तन करते हैं, ताकि आकलन के द्वारा प्राप्त सूचना का प्रयोग करके अधिगम को और बेहतर कर सकें। इसके द्वारा अध्यापक छात्रों के अधिगम में प्रगति हेतु उपयुक्त अधिगम अवसरों का चयन एवं सृजन करते हैं। जो भी उनके विकास के लिए, उनके अधिगम के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटीज देने हैं, उसका हम खोज करते हैं, उसका सृजन करते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। यह अध्येताओं के निष्पादन स्तर के सुधार में सहायक है। अगर हम अधिगम के लिए आकलन करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो अंततः उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें सुधार होता है। ऐसे आकलन छात्रों के सहयोग से केवल अध्यापकों द्वारा संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि वे चल रही गतिविधियों से सूचना एकत्रित कर सकते हैं, अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं। सेंस ये है कि कोई बाहरी व्यक्ति यह असेसमेंट नहीं कर सकता है, जो इन्वॉल्व है टीचर वही करता है, और एक्टिव स्टूडेंट्स के लेकर के वह आकलन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा आकलन नहीं कर सकता है, इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ाने वाले टीचर ही कर सकते हैं। छात्रों का अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय संलिप्तता होती है, वह इंगेज्ड होते हैं, अपने टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रकार के जब हम आकलन करते हैं। आकलन का छात्रों की अभिप्रेरणा एवं आत्मसम्मान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि पुनः अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के आकलन से छात्र मोटिवेटेड होते हैं, उनका सेल्फ स्टीम डेवलप होता है और इसका अंततः प्रभाव अधिगम में पड़ता है। यह आकलन जो है यह सामूहिक से अधिक वैयक्तिक प्रक्रिया है, अर्थात जो अधिगम के लिए आकलन है वह हम एक समूह में 30, 40, 50 बच्चों का एक साथ कर लें, यह संभव नहीं है या यह फिजिबल नहीं है, बल्कि हमें वैयक्तिक ध्यान देना होता है कि किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या लर्निंग स्टाइल है, किसकी क्या लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, किसके क्या पृष्ठभूमि है, और इसलिए यह वैयक्तिक प्रक्रिया अधिक है, सामूहिक थोड़ा कम है। यह अध्यापकों के लिए छात्रों को समझने में सहायक है। अध्यापक इस प्रक्रिया के द्वारा, ऐसे आकलन के द्वारा छात्रों को बेहतर समझ सकते हैं। यह निदानात्मक भी होता है, यह डायग्नोस्टिक होता है, या जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, यह रचनात्मक होता है या संरचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है। यह अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। यह ऐसा आकलन औपचारिक नहीं होता कि समय, दिन, तिथि सब चीज बता करके और टॉपिक बता करके आकलन किया जाए। यह इनफॉर्मली टीचर करते ही रहता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे ऐसे बातचीत कर रहा हो या टीचिंग कर रहा हो, ऐसे आकलन चलते रहता है। और यह सतत एवं कुंडलीय है, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है और यह स्पाइरल प्रोसेस है, कुंडलीय प्रक्रिया है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो आकलन है, ऐसा आकलन वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही इन्वॉल्व है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से अलग करके हम नहीं कह सकते कि इतना तो टीचिंग हो गया, इतना लर्निंग हो गया, अब असेसमेंट करेंगे और फिर आगे टीचिंग लर्निंग होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि टीचिंग भी चल रही है, लर्निंग भी हो रही है और असेसमेंट भी चल रहा है। ये तीनों ही प्रक्रिया गुथी हुई हैं, अंतर्गुम्फित हैं, एक दूसरे से उलझी हुई हैं, और ऐसे आकलन छात्रों को बहुत सक्रिय करते हैं, छात्रों के आत्मसम्मान में वृद्धि करते हैं, शिक्षण बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, अंतःक्रियात्मक हो जाता है और अधिगम बहुत अच्छे से होता है। तो ऐसे आकलन का उद्देश्य ही है छात्रों के अधिगम में वृद्धि करना, न कि छात्रों को नापना, तौलना और उनके बारे में जजमेंट पास करना। ऐसे आकलन का उद्देश्य नहीं है। अधिगम के लिए आकलन और रचनात्मक आकलन क्या एक ही है? अधिकतर विद्वान तो मानते हैं कि यह दोनों प्रक्रियाएं एक ही है, लेकिन जब हम रचनात्मक आकलन शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं,
तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है और दूसरी जगह पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब अधिगम के लिए आकलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द में ही निहित है कि केवल अधिगम हो सके, अधिगम बेहतर हो सके, इसके लिए आकलन। तो दोनों के शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि जब रचनात्मक आकलन का प्रयोग हम अधिगम के संदर्भ में करते हैं तो बात वही लगभग हो जाती है। इसके बावजूद कुछ लोग थोड़ा अंतर करते हैं इन दोनों के बीच में। यह अंतर हम लोग भी थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत वैलिड तो नहीं है लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली थोड़ा अंतर हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि यद्यपि अधिगम के लिए आकलन की प्रकृति रचनात्मक है, तथापि यह रचनात्मक आकलन मात्र नहीं है, उससे विस्तृत है, उससे कुछ भिन्न भी है। रचनात्मक आकलन अधिगम के अगले चरण में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जबकि अधिगम के लिए आकलन इसके साथ साथ अधिगम के उसी चरण को और प्रभावी बनाने के लिए भी किया जाता है। पहले की जो धारणा है रचनात्मक आकलन की, उसकी धारणा के अनुसार रचनात्मक आकलन एक तरह से समेटिव एवोल्यूशन ना होकर के बीच बीच में हमें असेसमेंट करना है, बीच बीच में जानकारी इकट्ठी करनी है। यह एक थोड़ा सा उसमें सेंस आ जाता है। लेकिन जब अधिगम के लिए आकलन का हम प्रयोग करते हैं तो बीच बीच में हमें टेस्ट नहीं करना है, बीच बीच में हमें छात्रों की प्रगति की जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है, बल्कि वह लगातार टीचिंग लर्निंग के साथ साथ या उसके पहले से ही शुरू होकर के उसके साथ साथ चलते रहती है। तो यह थोड़ा सा अंतर है और इसलिए जो अधिगम के लिए आकलन एक कुंडलीय प्रक्रिया है, स्पाइरल प्रोसेस है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया से अभिन्न है, उसमें अंतर्निहित है, उसमें ही इंटरवोवेन है। रचनात्मक आकलन में आकलन की आवृत्ति अधिक होती है, जबकि अधिगम के लिए आकलन में आकलन सतत होता है। वही हमने जो कहा कि एक कंसेप्ट है जिसमें हम बीच बीच में करते हैं, छोटे छोटे अवधि के दौरान हम उसको बार बार करते हैं। तो रचनात्मक आकलन में आकलन की आवृत्ति अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, मतलब ज्यादा आकलन करते हैं, ज्यादा हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं छात्रों की प्रगति के संबंध में या उनके सीखने के संबंध में। लेकिन अधिगम के लिए आकलन में यह कंटिन्यूअस है, सतत है। रचनात्मक आकलन अध्यापक के द्वारा छात्रों की प्रगति की प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि अधिगम के लिए आकलन छात्रों को सूचना व प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक दृष्टिकोण से देखें तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो छात्रों की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, उसकी फीडबैक प्राप्त करने के लिए, शिक्षक प्राप्त कर सकें इसके लिए किया जाता है। लेकिन अधिगम के लिए जो आकलन है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों को सूचना दे सकें, छात्रों को फीडबैक दे सकें, इसके लिए। तो जहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट है वह अध्यापक सूचना प्राप्त करता है, मतलब अध्यापक उसका प्रयोग करता है, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में उन सूचनाओं का ज्यादा उपयोग छात्रों के लिए है। रचनात्मक आकलन अध्यापकों को यह बताता है कि कौन छात्र निकष को प्राप्त कर रहा है और कौन नहीं, जबकि अधिगम के लिए आकलन निकष को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक छात्र की प्रगति को बताता है, जबकि अर्थात सीखने की क्रिया हो रही है और इसमें उसकी सहायता का अवसर है। तो रचनात्मक आकलन का कॉन्टेक्स्ट जो है वह क्राइटेरिया है जो पहले से तय किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसको कौन छात्र प्राप्त कर रहा है, कौन उसको प्राप्त करने में असफल हो रहा है या दूरी है, इस संदर्भ में करते हैं। लेकिन अधिगम के लिए आकलन जो निकष है उस दिशा में प्रगति को केवल बताता है, प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह इससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसमें कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है यह भी मतलब नहीं है, दिशा सही है कि नहीं है, उसकी गति है कि नहीं है, उसको देखते हैं। और अगर कोई गति में प्रॉब्लम है, उस दिशा में प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने का उसी समय प्रयास किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा जाए, जबकि सीखने की क्रिया हो रही है, मतलब जब सीखने की क्रिया हो रही है उसी समय इसकी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है या की जाती है कि प्रगति उस दिशा में हो रही है, कितनी बाधा है, कितनी उसमें चुनौतियां हैं और उसके लिए क्या करना है। तो इसमें उसकी सहायता का भी अवसर सम्मिलित है, मतलब उसी समय हमने आकलन किया और उसी समय उसको अवसर भी देना है, उसी समय उसकी सहायता भी करना है छात्रों की, ताकि अपनी बाधाओं को दूर करते हुए, अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए वह अपने विकास के अधिकतम जो क्षमता है वह प्राप्त कर सके और जो अगर कुछ निकष है तो उस दिशा में भी प्रगति कर सके। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अधिगम के लिए आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरवोवेन है, यह इसमें गुथा हुआ है, यह अंतर्गुम्फित है। इस तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और बेहतर अध्यापन खास करके स्कूली छात्रों के लिए ज्यादा अच्छा वही है जिसमें टीचिंग लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट भी सतत चलता हो, लगातार चल रहा हो। और इस आकलन का उद्देश्य ही है
कि प्रत्येक पग पर, प्रत्येक अवसर पर छात्रों को हम जानें, उनकी सीमाओं को जानें, उनकी परेशानियों को जानें, उनकी बाधाओं को जानें, उनकी पृष्ठभूमि को जानें, उनकी मानसिक क्रियाओं को समझें, उनके लर्निंग स्टाइल को समझें, उनके ऑब्स्टेकल्स को समझें और तब उसी समय तत्क्षण हम उसके लिए फिर से उपाय करें ताकि वह आगे बढ़ जाएँ। तो हमें डायग्नोज़ करते चलना है, हमें उनके इनिशियल एक्सपीरियंसेस को भी गेन करते चलना है और उसी के जानकारी के अनुरूप अपने टीचिंग में बदलाव भी करते जाना है और छात्रों को भी बताते चलना है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वह इस दिशा में होगा, इस तरह से होगा, यह करने से आपका प्रोग्रेस होगा और इस प्रकार से यह जो आकलन है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग से रिलेटेड है और इस तरह के आकलन आवश्यक है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के लिए। और ऐसे आकलन में छात्र बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और सूचनाओं का प्रयोग जो है वह छात्रों के विकास के लिए और छात्रों की प्रगति के लिए किया जाता है। यह स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। आपने यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।